आइए आज 2016 का सेट नंबर 3 इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उसका क्या क्या आंसर होगा। पहला क्वेश्चन जो आया है, आई शैल नॉट डू इट बट आई शैल नॉट डू इट, ये आपका ए फेलो ट्रेवलर से आया है और इसके राइटर हैं एजी गार्डनर। दूसरा क्वेश्चन जो है, ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये आपका आया है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, रिटन बाय एल बासम। वी हैड हर्ड, तीसरा वाला जो आया है वुमेंस एजुकेशन से आया है और इसके राइटर हैं आपके यस राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो आया है, व्हाट कंट्रीब्यूशन डिड राम मोहन राय एंड स्वामी विवेकानंद मेक द इंडियन सोसाइटी, ये भी हेरिटेज ऑफ इंडिया से आया है कि मतलब कह रहा है कि राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद भारतीय समाज के लिए क्या योगदान दिए। दूसरा क्वेश्चन करा है कि डिस्क्राइब एजी गार्डनर्स एक्सपीरियंस विथ हिज फेलो ट्रेवलर, एजी गार्डनर का अपने सहयात्री के साथ अनुभव का वर्णन करो। और तीसरा क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। अब चलते हैं तीसरा, फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज नाइदर, क्या भरा जाएगा, ऑर्नामेंटल भरा जाएगा। द एवरेज, अनस्किल्ड भरा जाएगा। इट वाज ए, फ्रेंडली होगा, एक परिचित कुली था, फ्रेंडली माने परिचित। पैसन इज वाला सिलेबस में नहीं है, वैसे तो ठीक है, फ्यूरियस इसमें होगा लेकिन सिलेबस में नहीं है। चौथा देखते हैं, चौथा सिलेबस में ये आपके नहीं है, काट दीजिए। फिर पांचवा क्वेश्चन में, हाउ डिड एलिस फर्स्ट लेटर अफेक्ट द ऑथर, ये भी आप मतलब पेनपाल से आया है, क्लियर, ये आप सिलेबस में आपके नहीं है। डिस्क्राइब द डील, उस डील माने लेन देन का वर्णन करो, विच द एस्ट्रोलॉजर हैड स्टक विथ हिज लास्ट क्लाइंट, जो ज्योतिषी अपने अंतिम ग्राहक से स्टक माने अडिग था, जो लेने के लिए, तो ये आपका एस्ट्रोलॉजर्स डे से आया है। हाउ डिड द चाइल्ड फील व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन द फेयर, जब बच्चा मेले में खो गया था तो वह कैसा अनुभव किया था। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, दूसरा और बी और सी वाला क्वेश्चन आप याद करना है। तो छठवां क्वेश्चन आपका है, ये जो है पहला, गॉड डथ नॉट नीड, ये आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस से आया है, जिसके कवि हैं आपके जॉन मिल्टन। ओ व्हाट कैन एल दी, ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, बी वाला। तीसरा वाला, आउट ऑफ डे एंड नाइट, आपका आया है आपका एलिमेंट, जिसके कवि हैं पीबी सैली, ठीक है, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो अपलोडेड है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सहित दोनों स्टैंडर्ड। अब देखिए सेंट्रल आइडिया जो है आपका, करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ आप याद कर लीजिए, दूसरा वाला सिलेबस में नहीं, काट दीजिए। तीसरा वाला सिलेबस में है लेकिन पहला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। अगला देखते हैं, 3 अलंकार में से एक याद करना है, 2 डिफिनीशन लिखना है, उसका 2 एग्जाम्पल लिखना है, डिफिनीशन लिखना है। देखिए सेक्शन बी, सेक्शन बी में आप देख लीजिए, द मैन सेड टू हिज सर्वेंट एंग्रीली, तो सेड टू का आप आस्क्ड कर दीजिए और द मैन आस्क्ड हिज सर्वेंट एंग्रीली हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद वाई का आप कंजक्शन वाई ही लगा दोगे। उसके बाद जो है वाई के बाद जो है आपको करना क्या, यू को सर्वेंट के अनुसार ही में बदल देना है, वाई ही। उसके बाद आपको हैड भी लगा देना है, क्लियर, हैव का हटेगा, हैड हो जाएगा। डिस्टर्ब्ड, अम्मी का मैन के अनुसार हिम कर दो। इन माई, माई का भी आपको हिज कर देना है, स्लीप, तो हो जाएगा द मैन आस्क्ड हिज सर्वेंट, आस्क्ड हिज सर्वेंट एंग्रीली वाई ही हैड डिस्टर्ब्ड हिम इन हिज स्लीप, क्लियर। ये आपका हो गया, फुल स्टॉप कर दोगे, इन हिज स्लीप फुल स्टॉप करके लिखोगे ही लीव द रूम। अब इसमें देखिए नया सेंटेंस आप बना दो, सब्जेक्ट ही लगा दो मैन के लिए, ही देन आर्डर्ड हिम, वह तब उसे क्या किया, आदेश दिया, ही देन आर्डर्ड हिम, ठीक है। देन नहीं लगाओगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन लगा देना अच्छा माना जाता है, क्योंकि हम दूसरे कहते हैं वह एक बात कहा, देन में तब या फिर वह तब वह उसे क्या किया, आदेश दिया। ही देन आर्डर्ड हिम या देन ही आर्डर्ड हिम, दोनों सही है, गलत नहीं है, क्लियर। ही देन आर्डर्ड हिम टू लीव, अब ये इम्परेटिव सेंटेंस है, टू से जोड़ दो। ही देन आर्डर्ड हिम टू लीव द रूम इमीडिएटली एंड डू नॉट की जगह लिख देना आपको नॉट टू, एंड नॉट टू, क्लियर, नॉट टू। अब यहाँ कम का गो हो जाएगा, हियर का क्या हो जाएगा, देयर, नॉट टू गो देयर अगेन हो जाएगा, क्लियर। कम हियर का गो देयर हो जाएगा, निकटता है दूरी में प्रकट हो जाएगा, क्लियर। अगला
द बेगर सेड टू द बॉय, तो सेड टू का आपको रिक्वेस्टेड करना है, द लेडी, हाँ सॉरी, द बेगर रिक्वेस्टेड द लेडी, उसके बाद प्लीज़ के नाते रिक्वेस्टेड कर दिए तो आप लेडी के बाद आपको करना है टू लगा देना है, ठीक है ना। रिक्वेस्टेड द बॉय, सॉरी टू नहीं, टू तो लगाना है, टू से पहले नाट भी लगा देना पड़ेगा, नाट टू हो जाएगा क्योंकि डू नाट है ना, तो नाट टू हो जाएगा, तो हो जाएगा द बेगर रिक्वेस्टेड द लेडी नाट टू, ठीक है। डू नाट को के लिए नाट टू हम करते हैं, ठीक है ना, डू हटा देते नाट ले लेते हैं, टू से पहले लगा देते हैं। द बेगर रिक्वेस्टेड द लेडी नाट टू टर्न, अम्मी का बेगर के अनुसार हिम हो जाएगा आउट, नाट टू टर्न हिम आउट। इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। चलिए आगे सिंपल सेंटेंस हम देखते हैं। ही वाज रूइंड बाई गैम्बलिंग, वह जुआ खेलने के द्वारा बर्बाद हो गया। उसके बाद जो है ही रूइंड वाज कंप्लीट, उसका बर्बाद होना क्या था, कंप्लीट माने पूर्णता था, तो सीधी बात वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ही वाज रूइंड बाय द, ना ऐसे कर दो, ही वाज कम्प्लीटली रूइंड बाय द गैम्बलिंग, वह गैम्बलिंग द्वारा पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। ही वाज कम्प्लीटली रूइंड, ये कंप्लीट का एलवाई लगा के आप इसको बना दीजिए एडवर्ब, और आप इसको रूइंड से पहले लगा दीजिए कि किसकी विशेषता, ठीक है। ही वाज कम्प्लीटली रूइंड बाय द गैम्बलिंग। पहले देखते हैं आगे, तो इसमें कंप्लीट का कंप्लीटली दूसरे वाक्य से करना था, पहले वाला सेम टू सेम कर दो। तो ही वाज कम्प्लीटली रूइंड बाय द गैम्बलिंग। अगला है डू यू वांट टू सी द फिल्म स्टार्स ऑफ इंडिया, क्या तुम भारत के फिल्म स्टार को देखना चाहते हो, देन यू मस्ट गो टू मुंबई, तब तुम्हें मुंबई जाना चाहिए। तो इसमें सीधे सीधे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो अब इसमें शुरुआत में आपको करना इफ़ यू, डू हटा के इफ़ कर दो, इफ़ यू वांट टू सी द फिल्म स्टार्स ऑफ इंडिया, उसके बाद आपको कामा केवल लगा देना है, प्रश्नवाचक हटा देना है। इफ़ यू वांट टू सी द फिल्म स्टार ऑफ इंडिया कामा करके, अब यहाँ देन हटा दो क्योंकि कामा माने तब हो गया, यू से अपना जोड़ दो, यू मस्ट गो टू मुंबई। आपको ऐसे करना पड़ेगा, यदि आप फिल्म स्टार से मिलना चाहते हो मुंबई के, तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा। इफ़ यू, डू की जगह इफ़ करो, प्रश्नवाचक की जगह और देन हटा के कामा कर दो, बस बाकी सबको जैसा जहाँ है वहाँ रहने दो, ठीक। चलिए आगे, ए रोलिंग स्टोन्स गैदर स्नो मास, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है कि एक रोलिंग लुढ़कने वाला स्टोन पत्थर गैदर्स इकट्ठा करता है, नो मास माने कोई काई नहीं, लुढ़कने वाले पत्थर में कोई काई इकट्ठा नहीं होती है, क्लियर। तो वैसे तो आपको इसको क्या करना है, हाँ, ए स्टोन ऐसे करना पड़ेगा, ए स्टोन एक पत्थर, हाँ, उसके बाद कर दो विच रोल्स, बिल्कुल सही, ए स्टोन्स विच, ए स्टोन विच रोल्स, रोलिंग को विच रोल्स में कर दोगे तो एडजेक्टिव क्लास बन जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ए स्टोन विच रोल्स, ROLLS, उसके बाद करोगे गैदर्स नो मास, ए स्टोन विच रोल्स कामा गैदर्स नो मास, एक पत्थर जो लुढ़कता है कोई काई नहीं कट लगती है उसमें, क्योंकि लुढ़कता रहता है, एक जगह रहेगा तो उसमें काई लग जाएगी। चलिए आगे, ए स्टोन विच रोल्स गैदर्स नो मास। अगला, द बॉयज वेर रीडिंग नॉवेल्स, पास हाँ नॉवेल्स का तो पहले, हाँ नॉवेल्स वर बीइंग BEING रेड READ बाय द बॉयज, नॉवेल्स वर बीइंग रेड बाय द बॉयज, नॉवेल्स जो है उपन्यास बच्चों द्वारा, लड़कों द्वारा पढ़े जा रहे थे। आइए अब सिंटैक्स पे चलते हैं। डेथ इज प्रिफरेबल दैन डिसऑनर, तो दैन की जगह आपको टू करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि प्रिफरेबल के साथ दैन नहीं लगता है, ठीक है, टू लगता है। अगला, और एक बात ये भी जान लें, प्रिफर और प्रेफरेबल के साथ दैन नहीं लगता, ना इनके पहले मोर ही लगता, क्योंकि ये ऑलवेज कंपैरेटिव डिग्री में माने जाते हैं, ठीक है ना, कंपैरेटिव के ही शब्द हैं, ना इनके पहले मोर लगेगा ना बाद में दैन लगेगा, लगेगा तो सिर्फ टू लगेगा बाद में। अगला है मेन वर्क बिकॉज दे में अर्न ए लिविंग, लोग काम करते हैं ताकि वे अपनी जीविका कमा सकें, ना कि क्योंकि वे अपनी जीविका कमा सकें। तो यहाँ कंजक्शन की मिस्टेक है, बिकॉज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, सो दैट लगेगा। मतलब अर्थ क्या, मतलब मनुष्य काम करते हैं ताकि वे अपनी जीविका कमा सकें, तो बिकॉज हटा के सो दैट कर दो, वाक्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला है द वाटर ऑल फ्लोड आउट बाई एंड बाई, ठीक है, तो क्या, हाँ पहले लिखना पड़ेगा ऑल द वाटर, पहले ऑल लिखना पड़ेगा तब द वाटर,
क्योंकि आपको आर्टिकल में रूल बताया गया कि मतलब कि आल तथा बोथ के बाद द लगता है, तभी द मतलब कि लिखा जाएगा नाउन। आल द वाटर माने सारा पानी फ्लोड आउट, ठीक है ना, पहले आल लिखोगे तब द वाटर लिखोगे। क्लियर, कुछ करना नहीं है, पहले आल को पहले नंबर पर लिखो, फिर द लिखो, वाटर लिखो, फिर आल द वाटर फ्लोड आउट बाय एंड बाय, माने सारा पानी धीरे धीरे बह गया। ये नहीं कहोगे पानी सारा धीरे धीरे बह गया, सारा पानी, ऑल द वाटर। क्लियर, ऑल द गर्ल्स, ऑल द बॉयज, ऑल द स्टूडेंट्स, ऐसे कहा जाता है। क्लियर, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अगला है इट इज नथिंग एल्स दैन वैनिटी, यह घमंड के सिवाय कुछ नहीं है। गलती क्या है, नथिंग एल्स के साथ कभी भी दैन नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा तो बट लगेगा। क्लियर, नथिंग बट, बट माने भी होता है के सिवाय। इट इज नथिंग एल्स बट वैनिटी, या और कुछ नहीं है किंतु घमंड है, कहने मतलब घमंड के सिवाय या कुछ नहीं है। तो यहाँ नथिंग के एल्स के साथ जो है दैन नहीं लगेगा, बट लगेगा, और कोई बात नहीं है। अगला जिसका अर्थ होगा के सिवाय, ठीक ना। ही सेड दैट आई शैल सून बी देयर, तो उसने कहा कि मैं जल्द ही वहाँ होऊंगा। तो गलती क्या है, दैट तो लगा ही है, दैट नहीं गलत है, तो ये तो दैट हटा दिया जाता तो डायरेक्ट स्पीच में सही था। तो अब जब दैट लग ही गया है तो आपको यहाँ इन्वर्टेड कामा को हटाना पड़ेगा और आई को ही करना पड़ेगा, आई को ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ही के साथ जो है बिल लग जाता है, इसलिए शैल को हम वुड शुड बिना बदल के वुड कर देंगे। ही वुड सून बी देयर, उसने कहा कि वह शीघ्र वहाँ होगा। ऐसे आपको इनडायरेक्ट में इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि दैट लग जाने के नाते इन्वर्टेड कामा हम आगे नहीं लगा सकते हैं, उसको हटाओ और इनडायरेक्ट के नियमों का पालन करो। क्लियर, इसलिए इनडायरेक्ट में बनाना इसको बेटर होगा। अगला, क्योंकि आपको एक सेंटेंस बना 2 years पास्ड, ठीक है, तो इसलिए आपको दैट हटाना पड़ेगा। ये हाई स्कूल का पंक्चुएशन नहीं आप करने बैठे हैं कि दैट हटा के उसको सही कर दोगे। क्लियर, आपको दैट के हिसाब से पूरा आगे चेंज करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट सेंटेंस सही करना आपको। 2 years पास्ट सिंस माई फ्रेंड लेफ्ट कोलकाता, 2 साल बीत गए जब से मेरा दोस्त जो है कलकत्ता छोड़ के गया, ठीक है ना। मतलब कि जानते हो क्या गलती, कल रूल बताया था इसका, व्हाट मिस्टेक इज देयर हियर इन दिस सेंटेंस। आपको कल बताया गया था कि सिंस के पहले वाला वाक्य जो है हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है, पास्ट बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में, बताया गया था ना। उसी नियम से आपको सुधारना है, ईएस के बाद यहाँ हैव लगा दो तो प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा, बाद वाला सब कुछ सही है, कोई गलती नहीं है। क्लियर, क्योंकि सिंस एज ए टाइम कंजक्शन लगा, समय बताने वाले कंजक्शन के रूप में जब सिंस लगता है तो वहाँ पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट में आपके एक्सीलेंट में दिया गया है कंजक्शन के चैप्टर में। क्लियर, तो चलिए आगे चलते हैं। आइए 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा है इडियम्स एंड फ्रेज का। देखिए पहला इडियम्स है आपका ए वाइल्ड गूज चेज, इसका मतलब होता है निष्फल प्रयास करना, फ्रूटलेस अटेम्प्ट, निष्फल प्रयास। क्लियर, या असंभव काम, ऐसा कोई प्रयास जो असंभव हो, ठीक ना, निष्फल प्रयास। आपके ब्रूकर टी वाशिंगटन वाला माइस्टगन फायर एंड एजुकेशन पार्ट में आया था कि ब्रूकर टी वाशिंगटन की माँ ने कहा कि उसका पुत्र जो है वाइल्ड गूज चेज करने जा रहा है, निष्फल प्रयास, वो सोची नहीं सफल होगा। तो देखिए इसको हम ट्रिक बता दे रहे हैं याद करने की, वाइल्ड गूज चेज माने होता है निष्फल प्रयास, ऐसा प्रयास जिसका कोई फायदा ना हो। तो देखते हैं वाइल्ड माने क्या होता है, जंगली होता है, गूज माने होता है हंस होता है, और चेज माने होता है पीछा करना। अगर ये बताइए कोई जंगली हंस आ गया, उसका आप पीछा करो कि इसको पकड़ लें, तो पकड़ पाओगे? वो तो धीरे धीरे भाग के उड़ जाएगा। तो सीधी सी बात है आपका प्रयास क्या रहेगा, निष्फल रहेगा, इसलिए इसका मतलब होता है निष्फल प्रयास करना, याद हो जाएगा। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, दूसरा है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू माने होता है एक बड़ा सदमा, एक्सीलेंट में आपको मिल जाएगा एक बड़ा सदमा, ठीक है ना। तो अब ब्लू माने होता है नीला, तो बोल्ट माने बोल्ट जाने हो, कार का बोल्ट, किसी की नट बोल्ट सुने हो। अब देखिए इसमें याद करने की क्या ट्रिक होगी, किसी को बोल्ट से इतना तेज आप मार दिए तो उसको नीला हो गया, एकदम नीला पीला हो गया जहाँ लगा। तो कहने का मतलब क्यों, अब नीला हुआ इसीलिए उसको बड़ा सदमा लग गया था, इतना तेज ही आप मारे थे, नीला हो गया था, उसको बड़ा सदमा लग गया। सदमा मतलब शॉकिंग हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, मतलब उसको मूर्छा सा आ गया, इतना तेज लग गया। इस तरह से आप इसको आराम से याद कर सकते हो। क्लियर, तो चलिए देखते हैं आगे। अब फार गुड माने होता है हमेशा के लिए, फार गुड माने हमेशा के लिए, तो इसमें भी आप ट्रिक बना से, गुड माने होता है अच्छा,
फार्मने के लिए। तो आप इसमें समझ लीजिए कि मतलब अंग्रेज लोग भारत की अच्छाई के लिए भारत को छोड़ दिए, तो यानी हमेशा के लिए छोड़ दिए, आज़ाद अब हो गया हमारा देश। क्लियर। चलिए आगे। ड्रॉप इन द ओशिन, ड्रॉप इन द ओशिन माने होता है अपर्याप्त मात्रा। तो याद कैसे होगा? ड्रॉप माने होता बूंद, ओशिन माने होता समुद्र। अगर समुद्र में एक बूंद पानी गिर जाए या निकाल ही लो तो क्या है? अपर्याप्त ही है ना, मतलब कि कुछ भी नहीं है, जान लीजिए। क्लियर। अपर्याप्त मात्रा। ठीक। अगला है, तो समुद्र में से वही है, बूंद बूंद पानी निकालोगे तो कुछ होने वाला नहीं, सूखेगा नहीं, तो अपर्याप्त मात्रा में निकाले। अगला नल एंड वाइड, नल एंड वाइड माने प्रभावहीन या शून्य। तो नल मतलब ये होता है नील, मतलब नथिंग, शून्य, जीरो। क्लियर। तो इस तरह से वाइड माने भी वही अर्थ होता है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, प्रभावहीन या शून्य, इसका मतलब ये होता है। नल का मतलब नील से ट्रिक बना, नील माने से एकदम नील आ रहा है, शून्य आ रहा है, कुछ आना गया। क्लियर। जैसे फीस जमा करते हो जीरो बैलेंस पे, जो मतलब जिनका एडमिशन होता है एससी लोगों का, तो उसमें लिख देते हैं फीस रसीद में फीस कितना, नील। क्लियर। नल का मतलब नील, ठीक है ना, ऐसे ट्रिक बना लो, याद हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए एंटोनिम्स माने क्या होता है, विलोम होता है। तो विलोम देखते हैं। आपका फ्रैंक, फ्रैंक माने क्या होता है? अस्पष्ट, ईमानदार, स्पष्ट। क्लियर। एकदम स्पष्ट हो। स्पष्ट मतलब जैसे कोई किसी से कुछ बताना हो, एकदम स्पष्ट बता दो, खुल के बता दो, तो आप एकदम फ्रैंक हो। क्लियर। तो इसका जो है एंटोनिम्स हो जाएगा रेस्ट, रिजर्व होगा। क्या हो जाएगा? रिजर्व, RESERVE। रिजर्व माने होता है कोई गंभीर किस्म का आदमी, कुछ भी कहने से पहले अपने आप को रोकेगा, ठीक है, उसको रिजर्व कहते हैं। एक रिजर्व माने आरक्षित कराना होता है, रिजर्वेशन होता है, तो वो बात अलग है। लेकिन रिजर्व मीन्स गंभीर भी होता है, जो अपने आप को रोक दे, मतलब स्पष्ट रूप से किसी को कुछ ना बताए, बताने से पहले अपने आप को रोके, रिजर्व करके रखे। क्लियर। तो अगला देखते हैं पैट्रियाट। पैट्रियाट माने होता देशभक्त, लेकिन एंटोनिम्स क्या होगा हमारा? ट्रेटर, TRAITOR। ट्रेटर माने होता देशद्रोही, गद्दार देश का। क्लियर। देशद्रोही। एंजल माने क्या होता है? फरिश्ता, फरिश्ता का मतलब देवदूत, तो इसका अपोजिट क्या होगा? डेविल, बिल्कुल कह सकते हो। डेविल माने होता है राक्षस, जो देवदूत ना हो, राक्षस। क्लियर। अगला एग्जैक्ट, DEVIL, डेविल। अब देखिए आगे है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट माने क्या होता है? एकदम सही, तो आप क्या कर दोगे? करेक्ट, करेक्ट माने सही। कॉन्फिडेंस माने, फेथ माने विश्वास, FAITH। ठीक। अगला शब्द है आपका टेरर। टेरर माने भय, तो फियर कह दो, फियर माने भय। ठीक। या AWEAO माने भय। अब देखते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा आदमी जिसको लंबा अनुभव हो, उसको हम कहते हैं वेटरन कहते हैं, VETEREN। वेटरन माने क्या होता है? अनुभवी व्यक्ति, जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के वेटरन हैं। क्लियर। हाँ। अगला कई बार बता चुके हैं आप लोगों को, याद हो जाना चाहिए। डिजीज विच स्प्रेड्स ओवर ए वाइल्ड एरिया, एक ऐसी बीमारी जो विस्तृत क्षेत्र में फैले, उसको हम क्या कहते हैं? पैंडेमिक कहते हैं। पैंडेमिक, पैंडेमिक मतलब क्या होता है? सॉरी, विश्वव्यापी होता है ना, एपिडेमिक कहते हैं इसको हम। पैंडेमिक तो मतलब विश्वव्यापी महामारी, एक दिन बताया था ना, कोरोना जो फैला था, पैंडेमिक उसको घोषित किया, वो तो पूरे वर्ल्ड में फैलेगी। सॉरी, उसको मत लिखो, वर्ल्ड में अगर फैले तब पैंडेमिक कहो, आप इसको एपिडेमिक कह दो, EPIDEMIC। एपिडेमिक माने होता है विस्तृत क्षेत्र में फैलने वाली बीमारी या स्थानिक बीमारी। क्लियर। एपिडेमिक, EPIDEMIC। क्लियर। अगर पूरे विश्व में फैल जाएगी तब पैंडेमिक होगा, जैसे कोरोना को पैंडेमिक कहा गया। क्लियर। वर्ल्ड आर कंटिनेंट में फैलेगी तो पैंडेमिक, नहीं तो एपिडेमिक। क्लियर। एपिडेमिक वाले स्थान, किसी स्थान में किसी देश में फैल जाए, पूरे विश्व में नहीं। क्लियर। तो वाइड एरिया। वर्किंग फॉर मनी, जो धन के लिए ही काम करे, उसको हम क्या कहते हैं? मर्सीनरी कहते हैं, MERCINER। ठीक है, मर्सीनरी, NARY, मर्सीनरी। मर्सीनरी माने होता है पैसे के लिए लालच में चाहे जो भी कर देने वाला व्यक्ति, मतलब उसको अगर पैसा दे दोगे तो वो किसी का गला भी काट सकता है। क्लियर। मतलब कि पैसे के लिए ही वो सब कुछ करता है। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं।
ह्यूमन, ह्यूमन माने क्या होता है? होमोफोन से मानव होता है, आदमी, मानव। लेकिन देखिए ह्यूमेन माने क्या होता है? मानवीय, मानवीय या दयालु, दयालु। तो ह्यूमन माने दयालु, जिसके अंदर मानवीय गुण हो। ह्यूमन की क्वालिटी जिसके अंदर होती है उसको कहा जाता है ह्यूमेन। ह्यूमन की क्वालिटी क्या है? दया। दया मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है अकॉर्डिंग टू मर्सी। क्लियर? अब आइए देखते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो लिखो इंडिया इज ए, जो लोग लिखे हैं मिला लें, जो नहीं लिखे हैं वो फटाक से लिख लें। तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। एग्रीकल्चरल माने होता है कृषि प्रधान, कृषि से संबंधित एग्रीकल्चरल उसको कहते हैं। तो एग्रीकल्चरल कंट्री, AGRI एग्री, CULTURAL कंट्री। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। उसके बाद आप फुल स्टॉप कर दोगे, आगे लिखोगे इस देश की आबादी का लगभग 80% कृषि पर आधारित है। लिखो अबाउट 80%, लगभग 80%, अबाउट 80% पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री, अबाउट 80% पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री। लिख लिए? अबाउट 80% पॉपुलेशन, PERCENT, 80 को 80 लिख दो, गिनती कोई दिक्कत नहीं। पॉपुलेशन POPULATION ऑफ दिस कंट्री, तो हो जाएगा इस देश की लगभग 80% जनसंख्या। उसके बाद लिखो डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। डिपेंड्स माने आधारित है कहो चाहे निर्भर है, बात एक ही हुआ। डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, हो गया? फुल स्टॉप कर दूं? हाँ, यह भी कहा जाता है, इट इज आल्सो सेड, इट इज आल्सो सेड दैट, यह भी कहा जाता है कि, इट इज आल्सो सेड दैट। लिख लिए? हाँ देखो इसको फिर से देख लो, इस देश की आबादी का लगभग 80% कृषि पर आधारित है, तो हो जाएगा अबाउट, अबाउट माने लगभग, नियरली भी लिख सकते हो। 80% पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। अगला वाक्य है यह भी कहा जाता है, इट इज आल्सो सेड, इट इज आल्सो सेड दैट, यह भी कहा जाता है कि, हाँ तो इस देश की कृषि, द एग्रीकल्चर ऑफ दिस कंट्री, द एग्रीकल्चर ऑफ दिस कंट्री, हाँ बरसात पर निर्भर है। डिपेंड्स ऑन द रेन, डिपेंड्स ऑन रेन। इट इज आल्सो सेड दैट द एग्रीकल्चर ऑफ दिस कंट्री डिपेंड्स ऑन रेन। क्लियर? अच्छी बरसात के अभाव में, ऐसे ना लिखूं, अच्छी बरसात के अभाव में कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्लियर? तो इसको लिखोगे द लैक ऑफ गुड रेन, अच्छी बरसात में। सब्जेक्ट में कौन बुरा प्रभाव डालता है? द लैक ऑफ गुड रेन। उसके बाद लिखो हैज़ ए बैड इफेक्ट, हैज़ ए बैड इफेक्ट मतलब का बुरा प्रभाव होता है। हैज़ ए बैड इफेक्ट ऑन, ठीक है, ठीक है, हाँ, ऑन एग्रीकल्चर। क्लियर? द लैक ऑफ गुड रेन हैज़ ए बैड इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, मतलब अच्छी बरसात का अभाव जो है इस पर बुरा प्रभाव डाल देता है। क्लियर? अगला है जुलाई माह के प्रारंभ में होते ही वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है। लिखो द रेनी सीजन स्टार्ट्स, पहले लिखोगे वर्षा ऋतु आरंभ होती है, द रेनी सीजन स्टार्ट्स एज जुलाई स्टार्ट्स कर दो बस। एज कब शुरू होती है? एज जुलाई स्टार्ट, जैसे ही जुलाई शुरू होता है, एज जुलाई स्टार्ट्स, द रेनी सीजन स्टार्ट्स एज जुलाई स्टार्ट्स। क्लियर? या तो एज जुलाई स्टार्ट्स जो पहले लिखोगे तो कामा करके लिखना पड़ेगा, द रेनी सीजन स्टार्ट्स। अगला जुलाई माह के प्रारंभ होते ही वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है, तो हो गया जब बादल आसमान में छा जाते हैं। लिखो व्हेन द क्लाउड्स, व्हेन द क्लाउड्स, जब बादल, डाटेड या एक शब्द लिख लो, हावर्स माने छाना, ठीक है, एक शब्द में। व्हेन द क्लाउड्स हावर
HOVER। क्लाउड में एस जुड़े तो हावर में एस ना जोड़ना, क्लाउड में एस ना जोड़ोगे तो हावर्स में जुड़ेगा। द क्लाउड्स हावर, HOVER। हावर माने छाता, छा जाना, ऊपर से छा जाना। मडराना भी होता है, क्लियर। मडराना भी होता है, छाना भी। तो बादल मंडराते हैं तो जान लीजिए छा गए हैं, क्लियर। वो मंडराते हैं। व्हेन द क्लाउड्स हावर इन द स्काई, क्लाउड्स हावर इन द, HOVER रहेगा, हावर माने छाना या मटर, क्लियर, इन द स्काई। तो के लिए काम लगाओ तो मौसम बड़ा सुहाना हो जाता है। द वीदर बिकम्स, ठीक है, वेरी प्लीजेंट। द वीदर मौसम, बिकम्स वेरी प्लीजेंट, बिकम्स वेरी प्लीजेंट। चारों ओर हरियाली दिखाई पड़ने लगी, लगती है। लिखो ग्रीनरी माने हरियाली होता है। लिखो ग्रीनरी इज सीन, ग्रीनरी इज, ग्रीन लिख के ERY जोड़ दो। ग्रीनरी इज सीन ऑल अराउंड, ऑल अराउंड माने चारों ओर, या ऑल साइड्स भी कह सकते हो, क्लियर। ग्रीनरी इज सीन ऑल अराउंड, चारों ओर हरियाली दिखाई पड़ती है। ऑल अराउंड, अराउंड में चारों होता है। अगला लिखो, अच्छा, मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों में नया उत्साह आ जाता है। लिखो देयर कम्स ए न्यू झील, पहले नया उत्साह आ जाता है। देयर, THERE सब्जेक्ट के रूप में। देयर कम्स ए न्यू, NEW, ZEAL, झील माने उत्साह होता है। इंथुजियाज में भी आप लिख सकते हो, क्लियर। झील ZEAL या ENTHUSIASM, इंथुजियाज सिनाने सकता है। देयर कम्स ए न्यू झील इन बर्ड्स, इन बर्ड्स एंड बीस्ट, इन बर्ड्स पक्षियों, एंड बीस्ट्स लिखो BEASTS। बीस्ट माने होता है जंगली जानवर या पक्षी, क्लियर। बर्ड्स एंड बीस्ट माने होता है पशु पक्षी, क्लियर। इन बर्ड्स एंड बीस्ट, BEASTS रहेगा। बिसाइड्स मैन, मनुष्य के साथ साथ का अंग्रेजी बिसाइड्स मैन, मनुष्य के साथ साथ। बिसाइड्स माने साथ साथ या के अतिरिक्त, क्लियर। तो फिर से लिख लो देयर कम्स ए न्यू झील इन बर्ड्स एंड बीस्ट्स, BEASTS, बिसाइड्स मैन, हो गया। चलिए आगे लिखिए। रात में घना अंधेरा हो जाता है। लिखो इट इज डेंस डार्क, डेंस डार्क माने घना अंधेरा। तो अंधेरा होना, उजाला होने के लिए सब्जेक्ट ठीक लगता है। इट इज डेंस डार्क इन द नाइट, ठीक है। रात में घना अंधेरा हो जाता है। डेंस डार्कनेस भी कह सकते हो, डार्कनेस माने अंधकार, डार्क माने भी अंधेरा, क्लियर। डेंस के साथ डार्कनेस ही बेटर पड़ेगा, क्लियर, क्योंकि डेंस एडजेक्टिव हो तो डार्कनेस जोड़ दो, वो भी नाउन हो जाएगा। डार्कनेस कर लो, डेंस डार्कनेस, घना अंधेरा, इन द नाइट। अगला लिखे जुगनुओं की चमक बच्चों के मन को लुभाने लगती है। द ब्राइटनिंग, ब्राइटनिंग माने चमकना, वही ब्राइट, ब्राइट से बना ब्राइटनिंग, ब्राइट लिखे ENING। द ब्राइटनिंग, ब्राइटनिंग भी कह सकते हो, ब्राइटनेस भी कह सकते हो। अगर ब्राइटनिंग बोल जाओ तो ब्राइटनेस से भी काम चला जाए, ब्राइटनेस या ब्राइटनिंग दोनों चलेगा, वो जीरंड है, वो नाउन है। द ब्राइटनिंग या ब्राइटनेस ऑफ ग्लो वार्म्स, द ब्राइटनिंग ऑफ ग्लो वार्म्स, ठीक है। ग्लो वार्म्स माना होता है जुगनू, GLOW WARMS सिम जोड़ दो। ग्लो वार्म्स माने जुगनू होता है, रात में जो चमकता है पीला पीला, अक्सर पीपल के पेड़ पे रात में दिखाई पड़ता है, बरसात के सीजन में, ठीक है ना। द ग्लो आर्म, द ब्राइटनिंग ऑफ ग्लो आर्म्स, हाँ, स्टार्ट्स टू, स्टार्ट्स माने शुरू कर देता है या लगता है। स्टार्ट्स टू अट्रैक्ट माने लुभाने लगता है या लुभाना शुरू कर देता है। स्टार्ट्स टू अट्रैक्ट, ATTRACT, अट्रैक्ट माने आकर्षित करना या लुभाना। स्टार्ट्स टू अट्रैक्ट द चिल्ड्रेन, किसको लुभाने लगता है, बच्चों के मन को। तो द चिल्ड्रेन का तो बस हो गया, बच्चों को मतलब क्या, बच्चों के मन को ही होगा, ठीक है। तो चिल्ड्रन का तो हार्ट भी लिखना चाहो लिखो, हार्ट माने मन, ठीक है, नहीं तो चिल्ड्रन से ही काम चला लो, हार्ट लिखने को जो। स्टार्ट्स टू अट्रैक्ट द चिल्ड्रन, बच्चों को लुभाना शुरू कर देते हैं, मतलब बच्चों के मन को लुभाने लगता है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है जल के बिना मानव जीवन की कल्पना असंभव है। तो लिखो टू इमेजिन, कल्पना करना कहेंगे, टू इमेजिन इन्फिनिटिव बना दो। टू इमेजिन द ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की कल्पना करना। टू इमेजिन द ह्यूमन लाइफ, ठीक है ना, ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट वाटर, या विदाउट वाटर इज इम्पॉसिबल, दोनों चल जाएगा। इज इम्पॉसिबल विदाउट वाटर, क्लियर।
इज इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। उसके बाद फुल स्टॉप कर दो। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और कल की वीडियो में हम आपको इसका अनसीन पैसेज अर्ली राइजिंग इसको बताएंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी आप कर लीजिए। इसके पहले बहुत सारे अनसीन पैसेज हम सॉल्व करवाए हैं, उसको भी देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।